जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि एसएससी जीडी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो इसका ऑप्शन है कि अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़ और कोलकाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और इसके जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है दून, मर्ग, चोस, बुग्याल या प्यार। तो इसका सही उत्तर है बुग्याल या प्यार। जो घास का मैदान जो मिलता है उत्तराखंड में उसे बुग्याल या प्यार कहा जाता है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है बृहद हिमालय, उसके बाद है मध्य हिमालय, उसके बाद है बाह्य हिमालय। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो इसका ऑप्शन है कि 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में पहली बार संघीय संरचना की बात कही गई और 1935 के अधिनियम में ही लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। 1919 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। उसके बाद 1919 के अधिनियम को लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है 1919 के अधिनियम को। आगे देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है कि भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग खिलाफत आंदोलन से, रौलेट एक्ट आंदोलन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुई तो उसको समाप्त करने के लिए गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ और असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ असहयोग आंदोलन। और रौलेट एक्ट आंदोलन जो है 1919 में हुआ। रौलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, जिसे बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता था। इसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर पकड़ा जाता था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो इसका ऑप्शन है कि 1940 में, 1941 में, 1946 में, 1942 में। तो इसका सही उत्तर है 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके बाद जीरो ऑपरेशन आवर शुरू हो गया, जिसमें गांधी जी को पकड़ के आगा खां पैलेस में रखा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पकड़ के बांकीपुर जेल में रखा गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो इसका ऑप्शन है कि ए बी, ओ बी, ए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वग्राही रक्त समूह ए बी को कहा जाता है, जबकि सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है। रक्त समूह 4 प्रकार का होता है। एक होता है ए, उसके बाद होता है एक बी, उसके बाद होता है ए बी और एक होता है ओ। आगे देखते हैं कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है गाडविन आस्टीन, कामेत, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाडविन आस्टीन की ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है।
कामेट जो है उत्तराखंड में है और नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, जबकि नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि नंदा देवी, नामचा बरुआ, धौलागिरी, कंचनजंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामचा बरुआ। हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरुआ है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है, धौलागिरी नेपाल में स्थित है और कंचनजंगा जो है वह सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। आगे देखते हैं कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन है कि K2, कृष्णागिरी, सागर माथा, राकापोसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का दूसरा जो नाम है कृष्णागिरी है। सागर माथा एवरेस्ट की जो नाम है, नेपाल में इसका नाम सागर माथा है। राकापोसी जो है लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, राकापोसी। आगे देखते हैं कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि अग्नाशय, ओटू, पीयूष, प्लीहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर का इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है, जबकि अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और अग्नाशय के ही बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। आगे देखते हैं कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इसका सही उत्तर है कुमायूं हिमालय। सतलज एवं काली नदियों के जो बीच में स्थित हिमालय है उसे कि कुमायूं हिमालय कहा जाता है। हिमालय को सिडनी बुराड ने 4 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला है पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। उसके बाद कुमायूं हिमालय है, ये है जो सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। उसके बाद नेपाल हिमालय है जो काली एवं तीस्ता नदी के बीच स्थित है। उसके बाद असम हिमालय है जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। इसको 4 भागों में जो है सिडनी बुराड ने बांटा था, सिडनी बुराड ने बांटा था। आगे देखते हैं कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि ओडिशा में, झारखंड में, उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही उत्तर है ओडिशा में। ओडिशा में हीराकुंड बांध स्थित है और यह भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। और उड़ीसा जो है बिहार से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। आगे देखते हैं कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कावेरी नदी, सेलोरू नदी, तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी। तो इसका सही उत्तर है कृष्णा नदी। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है और कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और कृष्णा नदी के किनारे ही विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, विजयवाड़ा स्थित है। तो साथ में इसको भी याद करके चलिए। आगे देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है कि हीराकुंड, भाखड़ा नगर, सरदार सरोवर और टिहरी बांध। तो इसका सबसे सही उत्तर है टिहरी बांध। ऐसे ऊंचा बांध भाखड़ा नगर भी है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध है, टिहरी बांध है। और भाखड़ा नगर बांध जो है यह पंजाब में स्थित है और भाखड़ा नगर बांध जो है सतलज नदी पर बांधा गया है, सतलज नदी पर बांधा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि दामोदर नदी, बराकर नदी, हुगली नदी और महानदी। तो इसका सही उत्तर है महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और यह भारत का
सबसे लंबा बांध है और यह उड़ीसा में स्थित है। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका ऑप्शन है कि राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है आर्टिकल 75 के तहत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री के पद की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 74 में वर्णित है। आगे देखते हैं कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका ऑप्शन है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक की अध्यक्षता होता है प्रधानमंत्री करता है और यह लोकसभा का नेता भी होता है। जो बहुमत दल का जो पार्टी का जो नेता होता है प्रधानमंत्री ही होता है और मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। आगे देखते हैं कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। तो इसका ऑप्शन है कि 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर है 3। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। आगे देखते हैं कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो इसका ऑप्शन है कि नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है कंचनजंगा है और यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऐसे ओवरऑल देखेंगे तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है और धौलागिरी नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया। तो इसका ऑप्शन है कि गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया जा रहा था और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया जिससे प्रभावित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आगे देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका ऑप्शन है कि लंबाई में अत्यधिक वृद्धि होती है, शरीर में असंतुलित विकास होता है, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर में असंतुलित विकास। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स जिसका नाम STH है, जिसके कारण अगर ये स्राव इसका अधिक होता है तो शरीर में असंतुलित विकास होता है, यदि कम होता है तो मानव का शरीर बौनापन हो जाएगा। STH का फुल फॉर्म होता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। आगे देखते हैं कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ। तो इसका ऑप्शन है कि बम्बई में, कलकत्ता में, लाहौर में, मद्रास में। तो इसका सही उत्तर है लाहौर में। 1929 का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया और इसमें पूर्ण स्वराज का की कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है यानी अलग करती है। तो इसका ऑप्शन है कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, या वनस्पति कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो यही कारण है कि जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से यह अलग करता है। आगे देखते हैं
कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन है कि श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका में अगर राइबोसोम न हो तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो राइबोसोम में ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि गोल्गी कॉय, न्यूक्लियोस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसी में श्वसन की क्रिया होती है। जो कोशिका में श्वसन की क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसी से कोशिका को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ कोशिका या ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो इसका ऑप्शन है कि गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी काय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्गी काय। गोल्गी काय कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग गोल्गी काय है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो इसका ऑप्शन है गोल्गी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में और श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतःप्रदबयी जालिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है कोशिका भित्ति कहलाता है और यह सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का बना होता है कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका को निश्चित रूप प्रदान कौन करता है। तो इसका ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका, गोल्गी काय। तो इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ही कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है और यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और यह सेल्यूलोज का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है कि गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रदबयी जालिका। तो इसका सही उत्तर है अंतःप्रदबयी जालिका। जो झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल होता है वह अंतःप्रदबयी जालिका होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है कि लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन का निर्माण जो हो जाएगा सही उत्तर राइबोसोम। प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो राइबोसोम में ही होता है, जबकि श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका और उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका ये तीनों जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि यह तीनों जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो इसका ऑप्शन है कि गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन की जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसीलिए इसको ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ कोशिका कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है जड़ों की कोशिका में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। तो इसका सही उत्तर है जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णी लवक जो होता है जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक जो होता है 3 प्रकार का होता है,
एक होता है वर्णी लवक, दूसरा होता है अवर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक। जो वर्णी लवक होता है यह फूलों और फलों के रंगों का निर्धारण करता है, जबकि अवर्णी लवक जड़ों और तना पर पाया जाता है और हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन है कि ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को ही वर्णी लवक भी कहते हैं, वर्णी लवक कहते हैं। तो फूलों और बीजों को जो विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग मिलता है वह क्रोमोप्लास्ट के कारण ही मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो इसका सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में जो हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है और इसमें जो वर्णक पाया जाता है उसका ही नाम क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल में जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है कि लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम और गोल्गी काय। तो इसका सही उत्तर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम्स जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है कि सेल सैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट देखते हैं कि 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो इसका ऑप्शन है कि प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल। जो कोशिका में 80% जो पदार्थ पाया जाता है वह जल होता है और कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, कोशिका कला और केंद्रक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो इसका ऑप्शन है कि सेंट्रियोल, गोल्गी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ कोशिका कहा जाता है और इसमें श्वसन की क्रिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसका ऑप्शन है कि लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, गोल्गी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम में ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन है लवक, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रदबयी जालिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लवक। लवक जो होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन है कि ईस्ट में, कवक में, जीवाणु में, हरे शैवाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु में। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। और जीवाणु जो होता है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। ठीक, कोशिका का उदाहरण है। और जीवाणु में ही माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। आगे देखते हैं कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका ऑप्शन है कि डार्विन ने
पुरकिंजे ने, जॉन रे ने, एचिसन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन है कि हेनरी, लेमार्क, हक्सले, ट्रेविनर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हक्सले का। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, हक्सले के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है कि डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका ऑप्शन है कि वाटसन तथा क्रिक ने, फिशर तथा हाल्डानी ने, लेमार्क तथा डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन क्रिक ने। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को वाटसन तथा क्रिक ने पहली बार प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है कि लीवेनहॉक, स्वान, हम्फ्रिस्टर और ब्राउन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने किया था, जबकि कोशिका का सिद्धांत जो है, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। तो इसका ऑप्शन है कि केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीवद्रव्य द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रक द्वारा। कोशिका की जो भी क्रियात्मक गतिविधियां होती हैं केंद्रक द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गुणसूत्र शब्द प्रदान किया गया था किसके द्वारा? तो इसका ऑप्शन है कि हम्फ्रिस्टर के द्वारा, वाल्डियर के द्वारा, सूटन के द्वारा, वैगनर के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाल्डियर के द्वारा। गुणसूत्र शब्द जो है वाल्डियर के द्वारा ही प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि अंतःप्रदबयी जालिका की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है कि सूटन ने, पोर्टर ने, वाटसन ने और रॉबर्ट्स ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोर्टर ने। अंतःप्रदबयी जालिका की खोज पोर्टर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है कि नॉल तथा रस्का ने, स्लाइडेन तथा स्वान ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, वाटसन तथा क्रिक ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉल तथा रस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल तथा रस्का के द्वारा किया गया था, जबकि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो इसका ऑप्शन है कि जीवाणुओं में, हरे शैवाल में, कवकों में, लाइकेनों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणुओं में। जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है कि गन्ना में, आलू में, मनुष्य में, ओफियोगुलस में।